और कहीं पर दिक्कत है क्या, बोलो। नो सर। नहीं है, चलो फिर एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं फटाफट। चलो क्वेश्चन 1 देखो। An object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for that object to be traveling with non-zero velocity? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो है, तो क्या वो कुछ वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकता है क्या? तो सर जरा अनबैलेंस है तब। अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर नहीं है, नेट फोर्स जीरो है, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस नहीं है। अगर उसका वजन जमीन पर एक्ट कर रहा है तो जमीन भी उतना ही फोर्स उसके ऊपर लगा रही है, नेट फोर्स जीरो है, तो वो नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकता है क्या? इफ यस, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of velocity. If no, provide reason. ये बहुत आसान है, आपको आना चाहिए। बोलो फटाफट। सर फोर्स नहीं है तो सर मूव पण नहीं करे। फोर्स नहीं है तो एसिलरेशन नहीं रहेगा, एसिलरेशन नहीं रहेगा मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, पर अगर शुरुआत से ही वेलोसिटी है तो सो इट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब डायरेक्शन भी वही, मैग्नीट्यूड भी वही। यस सर। उसको आप यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, पहले लॉ में यही तो कहा है। पण सर तिथे झिरो वेलोसिटी सांगते। नॉन जीरो वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन में आप 5 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यूअस ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। बिल्कुल कर सकते हो। So state the condition that must be placed on the magnitude. Magnitude and velocity, magnitude as well as direction of the velocity should remain the same. क्योंकि पहला लॉ यही कहता है, ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है, अगर रेस में है तो रेस में रहेगा, वो इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, दूसरा वाला पार्ट। An object continue its state of uniform motion along straight line. It will continue its uniform motion along straight line. क्या सही है क्या? यस सर। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम। आ गया क्या पहला क्वेश्चन ध्यान में? पहले का ये पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है यस। कंडीशन क्या है? देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी शुड रिमेन्स कांस्टेंट। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ स्टिक, डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। So normally the carpet is at rest. When you beat that carpet with stick, the dust particle has a tendency to remain in rest, but एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। because of external force exerted by stick, the carpet moves downward, keeping dust particle at their original place, and thus dust is removed, dust comes out from the carpet. पहले क्या था? जब आपने उसको हीट नहीं किया, उसकी एक लेवल थी, ये ऐसी कंडीशन आ जाएगी ना। ठीक है, सो जो यहाँ वाली डस्ट थी, यहाँ वाली, वो डस्ट तो यहाँ रहने की टेंडेंसी रहेगी बिकॉज इट वाज रेस्ट। आपने इस कारपेट पर फोर्स लगा इसलिए कारपेट नीचे गया, इसलिए डस्ट बाहर आ गई। ठीक है, ओ सर। क्वेश्चन 3, why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope?
बस के ऊपर रखा हुआ सामान बांधकर क्यों रखते हैं कैरियर को? बिकॉज व्हेन force बस, exerted by नहीं 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 बाबा, हवा के कारण थोड़ी है। द रीजन इज इनर्शिया। When the bus is at rest and it starts its motion, the luggage in the bus has a tendency to remain at rest. So the luggage will fall backward if it is not tied with the roof, yeah, tied with the carrier with rope. In case of moving bus, if brakes are suddenly applied, then luggage has a tendency to be in motion. Because of application of brakes, luggage stops. Sorry, bus stops. But because of the luggage has a tendency to be in motion, it will fall in front of the bus. क्या सही है क्या? पण सर पहिले तर त्या लगेच टेंडन्सी रेस्टवर होती. देखो क्या हुआ, ये गिर गए तो ऊपर से भदाक करके सब नीचे आते हैं। देखा गया? देखा क्या हुआ? Yes, sir. Yes. देखो, ये हीरो हीरा लाल पीछे देखते हुए चल रहे थे, इन्होंने ब्रेक दबाया, इन्होंने ब्रेक दबाया तो बस वाले को ब्रेक दबाना पड़ा। जैसे ही बस वालों ने ब्रेक दबाया, ये सभी बच्चों की टेंडेंसी क्या थी? मोशन में रहने की। ये धड़ाधड़ नीचे गिर गए। ठीक है, 3-4 लोगों की तो हड्डियां डेफिनेटली होगी इसमें। दिस इज नथिंग बट इनर्शिया। क्लियर है? Yes, sir. ओके चलो, आ गए अपन वापस। चलो बोलो। तो ध्यान में आया क्यों कर रखते हैं ब्रेक? ये अपने साथ भी होता है ना, गाड़ी जब सडनली ब्रेक दबाते हैं तो अपन आगे आ जाते हैं, इसीलिए तो सीट बेल्ट जरूरी है। चलो, a batsman hits a cricket ball which then rolls on level ground. After covering a short distance, the ball come to rest. क्यों रुकता है ये? The batsman did not hit the ball hard enough. बैट्समैन ने जोर से नहीं मारा, इसके कारण है। Velocity is proportional to the force exerted on the ball. Velocity ये proportional है जो बॉल पर फोर्स लगाया है उसको, या
there is a force on the ball opposing the motion. There is no unbalanced force on the ball, so ball would want to come to rest. क्या सही रीजन है? क्यों रुकता है ये? बिल्कुल सही है. There is a force on the ball which opposes the motion. कौन सा फोर्स है ये? फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स. बहुत बढ़िया. चलो. A truck starts from rest and rolls down a hill with constant acceleration. एक पहाड़ी से एक स्लोप है ना, वहां से ये ट्रक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से नीचे आता है. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find the acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 metric ton. रेस से शुरू हुआ मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0. सही है. बढ़िया, लिख लेते हैं अपन. u इक्वल टू 0. ठीक है. और क्या दिया है? डिस्टेंस ट्रेवल. कितना ट्रेवल किया? 400 मीटर का. ठीक है. कितना समय लगा? 20 seconds. 20 सेकंड. बहुत बढ़िया. अब आपको कहा है एक्सीलरेशन निकाल लो. u पता है, s पता है, t पता है, a निकालना है. कौन सा रिलेशन यूज करोगे आप? S equals to ut plus half at square. बहुत बढ़िया. s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है. ओके, तो ऐसा लिखना पड़ेगा. वन बाई टू इंटू एटी स्क्वायर ना. सो u की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे s इक्वल टू 400 इक्वल टू 1/2 इंटू a इंटू टी का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20. क्या सही है क्या? अब ये 20 इंटू 20 400 हो गए. ये 400 ने उधर के 400 को खा लिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू, बोलो. कुछ नहीं. a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सीलरेशन आ गया. फोर्स निकाल लो. क्या होता है फोर्स? m कितना है? मास कितना दिया है? 7 मेट्रिक टन. 1 टन मतलब 1000 किलो, तो 7 टन मतलब 7000 किलो. तो 7000 इंटू 2 m इंटू a. 14,000. खत्म. छोटे बच्चे का सवाल था यार, आपको छोटे समझती है. सर आपने 2 क्यों लिया, एक बार बताओ ना. कहाँ पर? 7000 into 2. मास इंटू एक्सीलरेशन. ओके सर. हाँ. ठीक है. चलो आगे का क्वेश्चन बता दो. 6 क्वेश्चन बोलो, फटाफट बताओ. खत्म कर दिए एक्सरसाइज. क्या कहा है? A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across a frozen surface of lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. ठीक है. और आपको पूछा है what is the force of friction between stone and ice. होता है क्या ऐसा? ये अपने कैरम में अपन करते हैं ना शुरुआत में. कैरम बोर्ड कैसा है ये चेक करने के लिए हम ऐसे ही तो खेलते हैं उसके साथ.
देखो क्या है, स्टोन का मास कितना है 1 kg। वेलोसिटी कितनी है उसकी, शुरुआत की वेलोसिटी है, आपने इसे फेंका, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। सो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बता दो। देखो ये ऐसा है ना, ये मेरा पूरा आइस है, इसके ऊपर ये बॉल को मैंने फेंका, ठीक है, कितने स्पीड से फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, ये रुक गया थोड़ी देर के बाद, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके 50 मीटर। सो आपको एक्सीलरेशन पूछा है, तो देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो 0 इक्वल टू 400, 20 का स्क्वायर मतलब प्लस 2a इंटू एस की वैल्यू 50, 400 उधर चले गए, 50 टू जा 100 माइनस 400 इक्वल टू 100 इंटू a इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सही है, यस सर। यस सर। ये तो पूछा ही नहीं है बाबा, आपको क्या पूछा है, नहीं यहाँ पूछा है, एक्सीलरेशन आ गया, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये कितना रहेगा, नहीं एक्सीलरेशन पूछा ही नहीं है, 6 क्वेश्चन में एक्सीलरेशन पूछा ही नहीं है, डायरेक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा। ये क्यों रुका, तो ये सर फ्रिक्शन के कारण रुका, तो ये फोर्स कितना रहेगा सर, मास इंटू एक्सीलरेशन, कितना है मास 1 kg का, ये देखो ना 1 kg का स्टोन है ना, और एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन। सर आपने ये माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जब आप फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हो, इसका काम ही है मोशन को अपोज करना, सो मुझे तो इस डायरेक्शन का फोर्स कंसीडर करना है जो मोशन को अपोज कर रहा है, ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये -4 आया है, ठीक है। जब फ्रिक्शनल फोर्स निकाल रहे हैं वो हम मोशन के अपोजिट डायरेक्शन वाला ही निकाल रहे, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन नहीं लिया है, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हो कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी, ये -4 निकाल कर -4 न्यूटन कहो, और फिर कहो ये माइनस साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज अपोजिंग द मोशन, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉल या एक्टिंग ऑन द स्टोन। आया क्या ध्यान में, हाँ क्वेश्चन 7 बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। देखो क्या कहा है क्वेश्चन 7 में, एक इंजन है ना, कितने केजी का है 8000 केजी का, पुल्स अ 5 ट्रेन ऑफ 5 वैगन, 5 डब्बों की ट्रेन ये खींचता है, ठीक है, डब्बा 1 2 3 4 5, ईच ऑफ 2000 केजी, हर हर एक का मास 2000 केजी है। इफ इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ, इंजन ने जो फोर्स लगाया है
वो है 40,000 न्यूटन का अलोंग द हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ठीक है, ये नीचे द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन ऑफ 5,000 न्यूटन। ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। कितना है फ्रिक्शनल फोर्स? 5,000 न्यूटन। सो नेट फोर्स कितना हो गया अभी? 35,000 न्यूटन। क्या सही है? अब ये किसको खींच रहा है 35,000 न्यूटन? दबा 1 को भी खींच रहा है, 2 को भी खींच रहा है, 3 को भी खींच रहा है, 4 को भी खींच रहा है, 5 को भी खींच रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ, जितना डब्बा एक आगे जाएगा क्या उतना ही डब्बा 5 भी आगे जाता है क्या? यस। ट्रेन में ऐसा ही होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। इंजन ज्यादा आगे जाता है, पीछे वाला डब्बा कम आगे जाता है। इंजन जब 500 किलोमीटर आगे जाता है तब पीछे वाला डब्बा 100 किलोमीटर आगे जाता है। मतलब ये अंबा एक्सप्रेस जब अमरावती से निकलती है तो उसका पीछे वाला डब्बा अकोला में रहता है, सामने वाला डब्बा शेगांव को भी क्रॉस करके आगे निकल जाता है। ऐसा होता है क्या कुछ? नो सर। नहीं सर, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। सब सेम स्पीड से मूव करते हैं। इसका मतलब सभी का एक्सीलरेशन सेम रहता है क्या? यस। सो ये 35,000 न्यूटन फोर्स ये क्या कर रहा है? डब्बा एक का एक्सीलरेशन कर रहा है, 2 का कर रहा है, 3 का कर रहा है, 4 का कर रहा है, 5 का कर रहा है, या पांचों का कर रहा है? 5 का कर रहा है। 5 का। सो उनका एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? फोर्स 35,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय उनका मास। कितना मास हो गया पांचों का मिलकर? एक का 2,000 है, तो 5 का मिलकर 10,000 सर। एक्सीलरेशन हो गया 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये आ गया आपका आंसर ए, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, ये आ गया आपका एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन। सी वाला पार्ट बढ़िया है। फोर्स ऑफ वैगन 1 एंड ऑन 2। ये 1 ने 2 पर लगाया हुआ फोर्स बताओ। फोर्स ऑन 2 बाय 1। अब देखो, वन वाली वैगन जो फोर्स लगाएगी यहां से, इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है? 2 आगे जा रहा है या 2 3 4 5 आगे जा रहे हैं? बोलो। 1 ने 2 पर जो फोर्स लगाया इसके कारण सिर्फ 2 आगे जा रहा है या 2 3 4 5 आगे जा रहे हैं? 2 3 4 5। सो फोर्स ऑन 2 बाय 1, इसके कारण 8,000 केजी का 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेशन होगा। क्या सही है क्या? यस सर। तो ये फोर्स कितना रहेगा? क्या सही है? 2,800 न्यूटन, सॉरी 28,000 न्यूटन। यहाँ पर कितना लग रहा है? 35,000 न्यूटन। यहाँ पर कितना लग रहा है? 28,000 न्यूटन। सर यहाँ पर ज्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगने वाले फोर्स को 1 2 3 4 5 का एक्सीलरेशन कर रहा है, या 28,000 को 2 3 4 5 का एक्सीलरेशन कर रहा है। इसके आगे जाएंगे तो उसे सिर्फ 3 4 5 का एक्सीलरेशन करना पड़ेगा। सर आपने 8,000 न्यूटन कहाँ से मीन्स ये किया? कौन सा 8,000? हाँ, ये मास, ये फोर्स ऑन 2, 2 पर जो फोर्स लग रहा है ये किस किस का एक्सीलरेशन कर रहा है?
सिर्फ 2 का कर रहा है, 3 का कर रहा है, 4 का कर रहा है, 5 का कर रहा है, किसका इसका कर रहा है? सर 3 चारों का, 4 का। चारों का कर रहा है ना, हाँ चारों का कर रहा है, इसलिए इसे 4 into 2000 ऐसा टोटल मास पकड़ा मैंने। क्या सही है? देखो ये जो फोर्स है ना सामने वाला, इसको सिर्फ दूसरे पे एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है, तो डब्बा नंबर 2 3 4 5 ये चारों डब्बों को आगे लेकर जाने का काम है उसका। ठीक है, सर, वैगन मीन्स ये डब्बे ही होते ना? वैगन मतलब डब्बे होते हैं। हाँ। ठीक है, और कुछ नो सर। आ गया सबको ध्यान में? अब 8वां क्वेश्चन देखो, क्या कहता है 8वां क्वेश्चन? An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with negative acceleration of 1.7 meter per second square? डायरेक्टली एक्सीलरेशन दे दिया, कितना है? -1.7। मास दिया है, कितना दिया है? फोर्स पूछ लिया, कितना आ जाएगा फोर्स? क्या सही है क्या? 2550 न्यूटन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। What is the momentum of an object of mass m moving with velocity v? कुछ भी, मोमेंटम का फॉर्मूला पूछा, क्या होगा? mv। क्वेश्चन 10 बढ़िया है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बोलो आंसर। यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ using horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across the floor at constant velocity. देखो क्या कहा, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन कितना? कितना होगा? 10 मीटर पर अरे बाबा, Zero. वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन जो रहता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है तो वो जीरो आएगा। एक्सीलरेशन जीरो, इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो न्यूटन। अब 0 न्यूटन का नेट फोर्स होने के लिए कोई ना कोई उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहना चाहिए, तो दिस शुड बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स भी 200 का है, फ्रिक्शनल फोर्स भी 200 का है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। जीरो। अगर इसमें अब इसकी जो कोई भी वेलोसिटी रहेगी, उस वेलोसिटी से ये कंटिन्यूअसली मूव होता रहेगा। क्या सही है? Two objects, each of mass 1.5 kg, are moving in the same straight line but in opposite direction.
ठीक है। चलो जस्ट एक मिनट। हाँ, और कोलाइड होते हैं 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिफोर कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट? कितनी रहेगी? कंबाइंड वेलोसिटी कितनी रहेगी? बोलो। बोलो कितनी रहेगी? अरे देखो क्या सवाल है, आसान है ना। Two objects, each of mass 1.5 kg, are moving in same straight line but opposite direction. ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के तरफ आ रहे थे, सेम। इनका मास क्या दिया है हमें? ईच ऑफ मास 1.5 kg। खत्म काम। अब क्या हो जाएगा? मास वही 1.5 kg 1.5 kg, और इनकी वेलोसिटी भी वही 2.5 मीटर पर सेकंड 2.5 मीटर पर सेकंड। अब जब इनकी टक्कर होगी तो क्या होगा? एक की वेलोसिटी पॉजिटिव, एक की वेलोसिटी निगेटिव, तो इनिशियल मोमेंटम कितना रहेगा सिस्टम का? 0। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? 0। अब दोनों साथ में है तो उनकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0। नहीं तो करके देखो। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आने वाली है देखो, 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5, एक पॉजिटिवली तो एक माइनस लेनी पड़ेगी, इक्वल टू m1 प्लस m2 मतलब 3 इंटू v। अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये 0 आ जाएगा। v की वैल्यू 0, तो दोनों टक्कर होकर रुक जाएंगे। ठीक है। यस सर। ओके बढ़िया। चलो फटाफट आगे के 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। According to third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justified this by answering that two opposite and equal forces cancel each other. क्या ये सही है क्या? नहीं सर, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, ये फोर्सेस कैंसिल नहीं होते हैं। फिर ट्रक क्यों मूव नहीं होता है? ट्रक इसलिए मूव नहीं होता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर ज्यादा है।
ठीक है, तो Yes. आपने आपने ट्रक पर फोर्स लगाया, ट्रक ने आप पर फोर्स लगाया। अब ट्रक मूव क्यों नहीं हुआ? बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपने लगाए हुए इतने फोर्स कितना है, इसके कारण फ्रिक्शनल फोर्स आपने लगाए हुए फोर्स को बैलेंस कर रहा है, और इसके कारण ट्रक मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, थर्ड लॉ के हिसाब से जो फोर्सेस है उसमें से एक फोर्स ट्रक पर लग रहा है, दूसरा बॉडी पर लग रहा है। एक्शन रिएक्शन पेयर में फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, so it's not because of third law but it's because of frictional force, ये मूव नहीं हो पा रहा है। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, हाँ, sir. ओके चलो। अब देखो ये 13 क्वेश्चन देख लो। An hockey ball of mass 200 gram traveling at a speed of 10 meter per second struck by a hockey stick so as to return it along the original path with 5 meter per second। इधर आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, हॉकी स्टिक ने मारा इस बॉल को, ये बॉल इस डायरेक्शन में वापस जाने लगा 5 मीटर पर सेकंड से। चेंज इन मोमेंटम निकाल लो। देखो एक को पॉजिटिव कंसीडर किया तो एक को निगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। ये फाइनल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है, तो चेंज विल बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम रहेगा उसका मास 0.2, 200 ग्राम मतलब 0.2 kg इनटू उसकी वेलोसिटी -5 माइनस इनिशियल मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसका मास 0.2, इनिशियल वेलोसिटी 10, तो ये आ जाएगा 5 टू द 10, तो -1 माइनस 10 इंटू 0.2 इज 2 -3 kg मीटर पर सेकंड। दिस विल बी चेंज इन मोमेंटम। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो 14, 15, 16 ये 3 क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। चौदह में क्या कहा है देखो, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second। 0.03 सेकंड में ये रुक गई, इसका मास है 10 ग्राम, दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। साथ ही साथ हमें पता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 150 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकाल लो, u पता है, v पता है, t पता है, s निकालना है। v स्क्वायर मतलब 0, u स्क्वायर मतलब 150 इंटू 150 प्लस 2। ओके, प्रॉब्लम हो गया क्या सर? t नहीं पता है और a नहीं पता है, ठीक है, तो a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a की वैल्यू कैसे आ जाएगी?
v इक्वल टू यू प्लस ए टी या a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v की वैल्यू 0 माइनस 150 अपॉन t की वैल्यू कितनी है 0.03। तो ये आने वाला है -150, 2 0 आ गए, डिवाइडेड बाय 3 5000 5 -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पुट कर लेते हैं यहाँ पर -5000 इंटू एस ना, तो ये आ जाएगा एस इक्वल टू 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5000। ठीक है, 52 जा 100, ये आने वाला है 225 अपॉन 100, दैट इज 2.25 मीटर। सही है, 2.25 मीटर एस की वैल्यू। देखो 15 क्वेश्चन देखो। A object of mass 1 kg traveling in a straight line with velocity 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, कोलाइड्स एंड स्टिक्स विथ अनदर वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक के साथ कोलाइड हो रहा है विच इज 5 kg ऑफ मास एंड इनिशियली एट रेस्ट। उसके बाद ये दोनों चिपक गए, दोनों साथ में आ गए, तो अब इनका मास कितना रहेगा 6 kg। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। ओके, बिफोर द इम्पैक्ट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। m1u1 कितना आएगा प्लस m2u2। m1 है 1, इनिशियल वेलोसिटी 10, दूसरा तो रेस्ट पर था 5 इंटू 0, 0 क्यों सर, क्योंकि रेस्ट पर था, 10 इंटू 1 10, सो इनिशियल मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकंड। अब जितना इनिशियल रहेगा उतना ही फाइनल रहेगा। हाँ सर बिल्कुल सही है। सो फाइनल मोमेंटम की भी कितना रहने वाला है 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल मोमेंटम विथ 10 kg मीटर पर सेकंड पर ये रहेगा m1 प्लस m2 इंटू वी। देयरफॉर v की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 6, 10/6। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। चलो अब आखिरी पार्ट कर लेते हैं। कोण करायचं ह्याला येणार आहे? कोण करायचं? So देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from 5 मीटर पर सेकंड to 8 मीटर पर सेकंड, टाइम है 6 सेकंड। कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम आराम से निकाल सकते हो। जस्ट 1 मिनट रुको। हाँ, इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या, शुरुआत का मास इनटू शुरुआत की वेलोसिटी, कितना आ गया ये 500 kg मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम निकाल लो
शुरुआत का मास एंड फाइनल का मास बदलने वाला नहीं है, मास वही रहेगा। फाइनल वेलोसिटी ये है 8, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये आ गया 800 kg मीटर पर सेकंड। फोर्स पूछा है, फोर्स कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। कितना हुआ चेंज, फाइनली 800 है, इनिशियली 500 था। चेंज इज 300 अपॉन टाइम टेकन 6, 6 5 जा 30, तो 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। सही है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं है।